बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। यह केस न सिर्फ वक्त के साथ कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बल्कि ऐसे ढेरों सवाल छुपाए हुए हैं जिनके जवाब इंसाफ और सच के खातिर मिलना बहुत जरूरी है। वक्त गुजरने के साथ हर कोशिश की जा रही है जिससे एक बड़ी साजिश पर पर्दा पड़ सके। इस केस में हम जानेंगे कि कैसे कई दशकों से आरजीकर कॉलेज की दीवारों के पीछे एक ऐसा रैकेट चल रहा है जिसमें लाशों को भी नहीं बख्शा गया, और जब भी किसी ने इसे एक्सपोज करने की कोशिश की तो उसका भी अंजाम बुरा ही हुआ। इस केस में ऐसे काले राज हैं जिसे दबाने के लिए पुलिस के ऐसे अधिकारी को केस सौंपा गया जिस पर साल 2013 के कामधुनी केस को बिगाड़ने और अपराधियों का साथ देने का इल्जाम लगा था। हमने पूरी कोशिश की है कि इस केस में न सिर्फ हर उस पहलू पर सवाल उठाए जाएं, बल्कि हर उस एंगल और हर उस डिटेल का बारीकी से एनालिसिस किया जाए जिसे मिटाने के लिए बड़ी बड़ी ताकत अपना पूरा जोर लगा रही है। यकीन मानिए, यह केस जितना दिख रहा है उससे भी कहीं ज्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि इसके तार आरजीकर कॉलेज के इतिहास के काले पन्नों से जुड़ते हैं। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कृपया सबसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह आवाज दबनी नहीं चाहिए। इस केस में और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। यह केस काफी सेंसिटिव है और इंटरनेट और अलग अलग बड़े मीडिया हाउसेस के फैक्ट्स में टाइम और इंसिडेंट को लेकर भी इरेगुलरिटीज हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश रही है कि जो भी फैक्ट्स इस डॉक्यूमेंट्री में मेंशन किए गए हैं वे हॉस्पिटल स्टाफ, कॉलेज स्टूडेंट्स और लोकल मीडिया पर्सनल से वेरीफाइड हों। फॉर द सेफ्टी एंड प्रिवेसी, इसे समझने के बाद हम इन्वेस्टिगेशन के मिसिंग पॉइंट्स, लूप होल्स और कंस्पिरेशन के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी तक यह सीसीटीवी फुटेज पब्लिक नहीं की गई है, इसलिए पहले समझते हैं पूरे इंसिडेंट और इन्वेस्टिगेशन को जिसे कोलकाता पुलिस ने डिस्क्राइब किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 8 अगस्त 2024 गुरुवार की रात 11 बजे एक शख्स सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई देता है और ठीक आधे घंटे बाद 11:30 बजे उसी तरफ से वापस लौटते हुए दिखाई दिया। 1 घंटे 20 मिनट बाद 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार रात 12:30 बजे डॉक्टर तिलोत्तमा हाथ में रात का खाना लिए हुए अपने 4 साथी जूनियर डॉक्टर्स के साथ सेमिनार हॉल में जाती हैं। 2 घंटे बाद रात 2:30 पर चारों जूनियर डॉक्टर्स सेमिनार हॉल से निकलते दिखते हैं। 1 घंटे 30 मिनट बाद सुबह 4 बजे एक शख्स उसी सेमिनार हॉल की तरफ जाते दिखा जहां डॉक्टर तिलोत्तमा रेस्ट कर रही थी, और लगभग 37 मिनट बाद 4:37 पर वही शख्स वहां से बाहर निकलते दिखा। उस फ्लोर पर 2 सीसीटीवी कैमरे थे, सीसीटीवी नंबर 1 जो सेमिनार हॉल के सामने था और सीसीटीवी नंबर 2 जो फ्लोर के एंट्री के पास था और जो पेशेंट वार्ड वाले कॉरिडोर को कवर करता था। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे कॉरिडोर्स को कवर करने के लिए सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल्ड थे जो एक सिरे पर लगे हुए थे। 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाता है और लगभग सुबह 9 बजे एक जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल की तरफ तो गया, लेकिन अंदर यह सोचकर नहीं गया कि लेडी डॉक्टर आराम कर रही होंगी, इसलिए वह उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यह बात उसने अपने बयान में भी पुलिस को बताई। ठीक आधे घंटे बाद सुबह 9:30 बजे एक जूनियर डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है, लेकिन जो मंजर उसे अंदर जाते ही दिखा वह किसी भी इंसान का दिल दहला दे। अभी तक जो भी इंसिडेंट मैंने आपको बताया है वह कोलकाता पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है। एंड एज पर पुलिस ने यह सभी टाइम स्टैम्प्स और एक्टिविटीज इमरजेंसी डिपार्टमेंट बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के कॉरिडोर में लगे 2 सीसीटीवी कैमरों से वेरीफाइड किया है। 9 अगस्त की सुबह 9:30 बजे के बाद एक्चुअली में क्या हुआ, अब इसकी बात करते हैं। लेडी डॉक्टर की बॉडी एक ब्लू मैट्रेस के पास पड़ी हुई थी, जिस्म से आधे कपड़े गायब थे,
जो बॉडी के बगल में ही पड़े हुए थे। एक हेयर क्लिप और टूटा चश्मा पास में ही बिखरा हुआ था। शरीर का शायद ही कोई कोना बाकी होगा जिसमें दरिंदगी की दास्तान खून से ना लिखी गई हो। दोनों आंखों से बहता खून चेहरे से लेकर प्राइवेट पार्ट्स तक किसी भी अंग को नहीं बख्शा गया था। देखते ही देखते सेमिनार हॉल में भीड़ जुड़ गई। माना कि डॉक्टर्स का दिल मजबूत होता है क्योंकि उनका पेशा ही ऐसा होता है, लेकिन वहां मौजूद किसी भी शख्स का दिल ऐसे मंजर को देखने के लिए बना ही नहीं था। एक हॉस्पिटल के अंदर जिस जगह लोगों की जिंदगी बचाई जाती है, वहीं पर ही काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाएगा, यह बात बेहद डरावनी है। जब यह खबर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची तो कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने बेहद शर्मनाक हरकत की। सुबह 11 बजे प्रिंसिपल ने असिस्टेंट सुपर से लेडी डॉक्टर के घर फोन करवाया। पेरेंट्स के पास पहले फोन गया कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। यह खबर सुन परेशान माता पिता वापस कॉल करने लगे, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। और फिर 15 मिनट बाद 11:15 बजे उनके पास कॉल आया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, जबकि 12 घंटे पहले ही 8 अगस्त की रात 11:30 बजे उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी। हालचाल लेने के बाद लेडी डॉक्टर ने अपनी मां को बताया भी कि उन्हें वार्ड में राउंड पर जाना है। गौर करने वाली बात है कि 15 मिनट में 2 अलग अलग रीजन क्यों मेंशन किए गए। क्या साजिश रचने की तैयारी वहीं से शुरू हुई या फिर यह इस पूरे षड्यंत्र का पहला कदम था? प्रिंसिपल ने ना सिर्फ इसे खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया, बल्कि स्टेटमेंट दिया, इट वॉज इरिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल टू बी अलोन एट नाइट, यानी ना सिर्फ यह झूठ फैलाया बल्कि ब्लेम भी लेडी डॉक्टर पर डाल दिया, जबकि डेड बॉडी की कंडीशन को देख साफ समझ आ रहा था कि उनके साथ किस हद तक दरिंदगी की गई है। डॉक्टर तिलोत्तमा के पेरेंट्स को 3 घंटे तक बिठा के रखा गया और उन्हें अपनी बेटी को देखने तक नहीं दिया जा रहा था। रही बात सेमिनार हॉल में रात में अकेले रुकने की, तो डॉक्टर तिलोत्तमा एक 2nd ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी जो चेस्ट मेडिसिन से एमडी कर रही थी और वह उस रात 36 घंटे की ऑन कॉल ड्यूटी करके लौटी थी। इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद रेस्ट करने के लिए वह उस रात सेमिनार हॉल में सोने के लिए गई थी, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में ना वहां डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए कोई चेंजिंग रूम है और ना ही कोई रेस्ट रूम। ऐसे में डॉक्टर्स अक्सर सेमिनार हॉल में ही आराम कर लेते थे। सब जानते हुए भी प्रिंसिपल का ऐसा बयान वहां के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का खून खोल उठा और शुरू हुआ एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसकी आवाज उठी तो कोलकाता से, लेकिन आज पूरे देश के डॉक्टर्स इस प्रोटेस्ट में साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि सभी को इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हुए खुलासे उस स्क्रिप्ट की तरह नजर आ रहे हैं जिसमें एक बहुत बड़ी साजिश को छुपाने के लिए नए नए किस्से और किरदार गढ़े गए हैं। सबसे पहला ब्लंडर कहेंगे या फिर प्लान, उस क्राइम सीन को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने सील नहीं किया, जबकि पहला स्टेप होता है क्राइम सीन को सील कर वहां पुलिस के आने तक लोगों के आने जाने को रोकना, ताकि क्राइम सीन पलट ना सके और वहां मौजूद एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग ना हो पाए। कुछ ही देर में क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस की एक टीम ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेजेस के बेसिस पर सस्पेक्ट लिस्ट तैयार की, वहीं दूसरी टीम क्राइम सीन पर मौजूद एविडेंसेस को कलेक्ट करने लगी। वहां पर उन्हें लेडी डॉक्टर का फोन और लैपटॉप भी पड़ा मिला। साथ ही एक बहुत अहम एविडेंस पुलिस के हाथ लगा, एक ब्लूटूथ नेक बैंड। एज पर रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने जब दोबारा फुटेजेस को क्रॉस चेक किया तो उन्हें देर रात उस फ्लोर के कॉरिडोर पर कुछ लोग दिखे जो मोस्टली जूनियर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ के थे। तभी उनकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखाई दिया। उस वक्त उसके गले में वह नेक बैंड पड़ा हुआ था, लेकिन 4:37 पर जब वह हॉल से बाहर निकला तो वह नेक बैंड गायब था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह आदमी हॉस्पिटल स्टाफ से जुड़ा नहीं है। ऐसा सामने आया कि फिर पुलिस ने अपनी सस्पेक्ट लिस्ट के 5-6 लोगों से पूछताछ की और सभी के फोन जब्त कर उस नेक बैंड के ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का ट्राई किया और उनमें से एक फोन से वह कनेक्ट हो गया। वह फोन था संजय रॉय का। संजय रॉय ही वह शख्स था जो सीसीटीवी में सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते दिखा था। अब समझिए केस को कैसे एक डायरेक्शन में मोड़ा गया।
पुलिस ने बताया कि कैसे थोड़ी सी सख्ती करने पर संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यूज में हर जगह संजय रॉय और उसके पास्ट एंड रिकॉर्ड के बारे में खबर आने लग गई। संजय रॉय एक सिविक वॉलेंटियर था, जिसे सिविक पुलिस भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में सिविक वॉलेट्स का अपॉइंटमेंट लो रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स की मदद करने के लिए किया गया है और इनकी ड्यूटी मेजरली हॉस्पिटल्स और ट्रैफिक कंट्रोल जैसी जगहों पर लगाई जाती है ताकि सेंसिटिव और इमरजेंसी सिचुएशंस में ये लोगों की मदद कर सके। यही वजह थी कि संजय रॉय आरजी कर हॉस्पिटल में बेरोक-टोक आ जा सकता था। वहां के मेडिकल स्टाफ ने यह बताया कि वह वहां पेशेंट्स को एडमिट कराने और उन्हें बेड दिलवाने के नाम पर दलाली करता था। भवानीपुर का रहने वाला संजय रॉय अपने मोहल्ले में भी बदनाम था। वह खुद को पुलिस फोर्स में बताता था और इसी नाम पर लोगों पर धौंस दिखाता। कभी नौकरी दिलाने के नाम पर तो कभी कोई काम करवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगता। यहां तक कि उसने अपनी बाइक में कोलकाता पुलिस का स्टिकर भी लगा रखा था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि उसने 4 शादियां की थीं, जिसमें पहली 3 एब्यूजिव बिहेवियर के चलते उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी चौथी वाइफ लास्ट ईयर कैंसर से खत्म हो गई थी। संजय रॉय पोर्न मूवीज और शराब का एडिक्ट था। पुलिस ने बताया कि लोकेशन ट्रैकिंग से ये पता चला कि संजय 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक खड़गपुर के सलुवा गांव में था और 8 अगस्त को वापस कोलकाता लौट आया था। संजय रॉय ने पुलिस को बयान दिया कि 8 अगस्त की शाम वह पहले 4th बटालियन के एक और सिविक वॉलेंटियर के साथ शराब पीकर कालीघाट के रेड लाइट एरिया में गया। फिर वहां से रात 11 बजे जिस पेशेंट को उसने भर्ती करवाया था उसे देखने आरजी कर हॉस्पिटल आया और फिर 30 मिनट बाद वहां से निकलकर वह शोभा बाजार के रेड लाइट एरिया में गया। उसके बाद उसने फिर से शराब पी और दोबारा आरजी कर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसने लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह हॉस्पिटल से निकलकर सॉल्ट लेक के पास पुलिस बैरक में जाकर सो गया। जरा सोचिए कैसा सिस्टम है जो शख्स पुलिस में नहीं है वह पुलिस बैरक में बेधड़क ठहर रहा है। कोलकाता पुलिस का कहना है कि संजय के बयान सीसीटीवी फुटेज और फोन की लोकेशन से वेरीफाई होते हैं। संजय के फोन में ढेर सारी पोर्न वीडियोस भी मिली। साथ ही पड़ोसी और हॉस्पिटल स्टाफ ने उसके शराबी और पोर्न फिल्म्स के एडिक्ट होने की बात से एग्री भी किया। कोलकाता पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर संजय रॉय को ही एकमात्र मुजरिम मानकर अरेस्ट कर लिया। 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। कोलकाता पुलिस अपने इस क्विक एक्शन पर खुद को ही शाबाशी देने लगी। इसे अपनी जीत बता खुद की पीठ थपथपा ली। लेकिन किस्सा यही थमने वाला नहीं था, क्योंकि इस केस में होते हर नए खुलासे एक नया सवाल छोड़ रहे थे, जिसका जवाब ना तो कोलकाता पुलिस के पास था और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के पास। संजय रॉय की अरेस्ट के बाद प्रोटेस्ट और तेजी से बढ़ गया, क्योंकि डेड बॉडी की प्रिलिमिनरी जांच के बाद आई इंक्वेस्ट रिपोर्ट ने लेडी डॉक्टर के साथ हुई ब्रूटैलिटी को एक्सपोज कर दिया। आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून निकल रहा था। गर्दन, चेहरा, नाखून, लेफ्ट लेग, बेली, एंकल, राइट हैंड की रिंग फिंगर और होठों पर गहरी चोटें आई थीं। मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों अलग अलग होती हैं। इस रिपोर्ट के बाद से पूरे देश भर के डॉक्टर्स इंसाफ की मांग करते हुए प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आए, क्योंकि एक आदमी जो नशे की हालत में था वह 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ हुए इस खौफनाक अपराध के पीछे अकेले शामिल नहीं हो सकता था। तीर शायद सही निशाने पर लगा था। इसलिए प्रेशर बढ़ने के साथ कवर अप करने का शर्मनाक खेल भी शुरू हो गया। प्रोटेस्ट कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी मिलने लगी। यह खबर सामने आने लगी कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने न सिर्फ सबसे पहले इस केस को खुदकुशी बताकर मामले को रफादफा करने की कोशिश की, बल्कि उन लेडी डॉक्टर की मेंटल हेल्थ पर भी सवाल उठाए। मामला जब बिगड़ने लगा तो इन सब से बचने के लिए एक और ड्रामा रचा गया। प्रिंसिपल संदीप घोष ने पहले तो यह कहते हुए रिजाइन कर दिया कि उन्हें सोशल मीडिया पर डिफेम किया जा रहा है और डिसीज विक्टिम उनकी बेटी जैसी है, लेकिन यह सिर्फ एक दिन का नाटक था, क्योंकि अगले ही दिन संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया।
मतलब अंधेर नगरी की इंतहा हो गई। संदीप घोष की इमेज एक निहायत भ्रष्ट आदमी की है, और यह सिर्फ मेरा कहना नहीं है, बल्कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक्स डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली का दिया गया यह बयान है। जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जो ऐसी हायर पोजीशन पर है, जिसके डीप पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उसके लिए एविडेंसेस मिटाना कितना आसान होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि संजय रॉय तो सिर्फ एक चेहरा है जिसे असली मुजरिमों को बचाने के लिए सामने लाया गया है। या तो सभी कातिलों का काफी गहरा पॉलिटिकल कनेक्शन है, या फिर ये लोग पॉलिटिकल और इन्फ्लुएंस बैकग्राउंड वाली फैमिली से आते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस केस में जितने लूप होल्स खुलेआम नजर आ रहे हैं, उसको देख इस बात से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। सबसे पहले आते हैं संजय रॉय पर। संजय रॉय को जब अरेस्ट किया गया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज रिमोर्सलेस और एरोगेंस से भरी हुई थी। इनफैक्ट उसने पुलिस से कहा कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो। हैरानी की बात यह है कि जिस टाइप की इंजरी डॉक्टर को हुई थी, उससे यह साफ है कि उन्होंने फाइट बैक किया होगा। ऐसे में सामने वाले के शरीर में भी चोट आई होगी। लेकिन संजय रॉय की बॉडी में चोट तो दूर, खरोंच तक नहीं आई। उसका पकड़ा जाना मानो एक मूवी स्क्रिप्ट जैसा हो। क्राइम सीन पर खुलेआम एविडेंस मिल जाना, कल्प्रिट्स का ऐसा क्राइम करने के बाद न सिर्फ शहर में रहना बल्कि आराम से जाकर सो जाना एक और बात है। उस रात लेडी डॉक्टर के साथ 4 और जूनियर डॉक्टर्स थे, साथ ही फ्लोर पर कुछ और लोग भी थे जो सीसीटीवी में नजर आए। लेकिन संजय रॉय के अलावा क्या किसी और का डीएनए सैंपल लिया गया? क्या क्राइम सीन पर मौजूद हेयर, ब्लड, सीमन को पुलिस ने सिक्योर कलेक्ट कर सभी सस्पेक्ट से मैच करवाया? 35 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, लेकिन प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान आज तक रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया? आखिर इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे शख्स के हाथ होने की संभावना को पुलिस ने खुद से कैसे दरकिनार कर दिया? यह जरूरी है कि प्रिंसिपल की भी कॉल डिटेल्स और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स की जांच हो, क्योंकि जिस दिशा में यह केस जा रहा है वह एक बहुत बड़ी कंस्पिरेशन को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर नजर डालें अगली लूप होल पर तो फ्लोर मैप के अकॉर्डिंग कोलकाता पुलिस ने मेंशन किया कि सीसीटीवी एक था जो सेमिनार हॉल वाले कॉरिडोर पर था, लेकिन वह सेमिनार हॉल के एंट्री गेट को कवर नहीं करता था। सिंस सेमिनार हॉल कॉरिडोर के एंड में पड़ता है, इसलिए उस तरफ जाने वाले लोगों से उन्होंने अंदाजा लगाया कि वह सेमिनार हॉल के अंदर गए और बाहर निकले होंगे। क्या अंदाजे पर क्राइम सॉल्व हो रहा है? आखिर इतने लंबे कॉरिडोर में बाकी जगह और सेमिनार हॉल के अंदर एक भी सीसीटीवी क्यों नहीं था? क्या सरकारी खजाने से प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जेबें भरने में लगा था? एक सेमिनार हॉल में एक से ज्यादा एंट्री एंड एग्जिट डोर्स होते हैं। एक न्यूज एजेंसी के थ्रू मिली सेमिनार हॉल की इस छोटी सी फुटेज को अगर हम एनालाइज करें तो इस सेमिनार हॉल में कई दरवाजे नजर आ रहे हैं। सरप्राइजिंगली, ना ही अब तक सीसीटीवी फुटेज पब्लिक की गई है और ना ही यह डिस्क्लोज किया गया है कि सीसीटीवी एक की एग्जैक्ट पोजीशन और एंगल क्या था। आखिर कैसे मान ले कि उससे भी छेड़छाड़ नहीं की गई होगी? क्या यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि संजय रॉय के अलावा और भी लोग उस वक्त हॉल में गए हों? कई लोगों ने सवाल उठाए कि जिस हैवानियत से लेडी डॉक्टर गुजरी है, ऐसे में क्या उनकी चीखें और शोर बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया? हॉस्पिटल में वैसे भी शोर शराबा कम होता है और जिस वक्त इस अपराध को अंजाम दिया गया उस वक्त तो माहौल वैसे भी शांत था। ऐसे में जरा सा भी शोर दूर तक सुनाई दे जाता। प्लस यहाँ कॉरिडोर की चौड़ाई इतनी ज्यादा भी नहीं है कि सेमिनार हॉल से आवाज दूसरे रूम तक ना जा सके। अगर हम इस सेमिनार हॉल को ध्यान से देखें तो पहली बात, यह एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें आप एक अच्छे सेमिनार हॉल्स जैसे हाईटेक साउंड प्रूफिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और यह बात इस इमेज से क्लियर भी हो जाती है कि सेमिनार हॉल्स में कोई भी साउंड प्रूफिंग नहीं दिख रही है। इसलिए एक बात तो साफ है कि अगर यहाँ कोई चीखता चिल्लाता है और वो भी रात के सन्नाटे में, तो आवाज बाहर जरूर जाएगी। अब अगर हम पुलिस की थ्योरी को माने कि इसमें एक ही अपराधी शामिल है, तो क्या नशे की हालत में उसने लेडी डॉक्टर को इस तरह से कंट्रोल कर लिया होगा कि वह शोर तक नहीं मचा पाई? यह तो तभी पॉसिबल है जब इसमें कई लोग शामिल हों,
जिन्होंने या तो लेडी डॉक्टर का मुंह किसी चीज से कवर कर दिया होगा या फिर इस तरह से हमला किया होगा ताकि उनकी चीख को दबाया जा सके। अगर किसी को भी यह सब मात्र एक थ्योरी लग रही है तो अब हम बात करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर सुवर्णो गोस्वामी के स्टेटमेंट की, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह साफ कह दिया कि इस अपराध के पीछे एक से ज्यादा लोगों का हाथ है। एक आदमी की बॉडी ऑलमोस्ट 15 ग्राम ऑफ सीमन ही प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसे में विक्टिम की बॉडी से 150 ग्राम ऑफ सीमेन फ्लूइड का मिलना इस फैक्ट को वेरीफाई कर देता है कि इसमें एक से कहीं ज्यादा लोगों ने डॉक्टर तिलोत्तमा के साथ दुष्कर्म किया था। जब बॉडी मिली तो दोनों पैर 90 डिग्री एंगल पर थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पेल्विक गर्दन के तोड़े जाने का जिक्र है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस हिस्से को तोड़ना एक नशे में दत्त आदमी के बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। आंखों से जो खून निकल रहा था वो लेडी डॉक्टर के चश्मे के टूटे हुए गिलास के टुकड़े थे जो आंखों में घुस गए थे। स्कल में इंजरीज इस तरह से आई हैं जिससे सर दीवार पर मारने की बात सामने आई है। साथ ही प्राइवेट पार्ट्स में भी गहरे घाव मिले हैं। चेहरे पर मिले स्क्रैचेज और सेमिनार हॉल के फटे पर्दे यह बयां करते हैं कि लेडी डॉक्टर ने उन हैवानों से अपने को बचाने की काफी कोशिश की होगी। वो अपनी पूरी ताकत से लड़ी होंगी। एज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट गला घोटने की वजह से थायराइड कार्टिलेज के टूट जाने के चलते उनकी जान चली गई। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अपने आखिरी पलों में उन्हें कितने डर से गुजरना पड़ा होगा। अगर लेडी डॉक्टर ने फाइट बैक किया तो थोड़ी बहुत चोट तो उन अपराधियों के भी शरीर में आई होगी। तो फिर पुलिस ने सभी सस्पेक्ट्स की बॉडी का कंप्लीट फिजिकल चेकअप क्यों नहीं करवाया? यहां तक यह बात तो साफ हो गई कि या तो संजय रॉय के साथ और लोग भी इसमें शामिल हैं या फिर किसी और को बचाने के लिए संजय रॉय को बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की जनता अब यह समझ चुकी है कि असली कातिलों को बचाने के लिए पुलिस, हॉस्पिटल और सरकार में बैठे भ्रष्ट लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इनफैक्ट हाई कोर्ट तक ने कोलकाता पुलिस के वर्क एथिक्स पर सस्पिशंस देते हुए मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई के पास केस पहुंचने पर हड़कंप मच गया। मैं हैरान हूं यह देखकर कि कैसे एक पूरा महकमा, पूरा सरकारी तंत्र इस साजिश को छुपाने के लिए खुलेआम नए नए हथकंडे अपनाने लगा है। सबसे पहले जिस सेमिनार हॉल में यह क्राइम हुआ उसी के सामने टॉयलेट और रेस्ट रूम में रिनोवेशन के नाम पर को मिटाने की कोशिश की गई और जब इतना करने पर भी दिल नहीं भरा तो फिर ट्रक भर गुंडे भेजकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस कदर आतंक मचाया कि न सिर्फ सीबीआई के हाथ लगने से पहले सारे सबूत मिटाए जा सके बल्कि धरने पर बैठे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का डर के चलते मनोबल टूट जाए। इस केस को शुरू से ही कवर अप करने की प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा था कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल को यह केस सौंपना, क्योंकि विनीत कुमार गोयल पर 2013 के कामदानी ग केस में लापरवाही और कल्पित से मिली भगत का आरोप है और यह इस केस की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में मेंशन भी किया गया है। न सिर्फ न्याय का दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है बल्कि इसके कातिलों को शक्तिशाली पोजीशन पर बैठे आकाओं से शरण भी मिल रही है। अब मैं आपसे कुछ डिटेल्स, थ्योरी और इनसाइडर न्यूज शेयर करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं दबजवा से ही सही पर लोगों के बीच पहुंच रही है। और अगर इन थ्योरी में जरा सी भी सच्चाई है तो यकीन मानिए इस केस में जो जैसा दिख रहा है सच्चाई उससे कहीं ज्यादा बदतर है, क्योंकि शायद इसके तार आरजीकर कॉलेज के इतिहास के काले पन्नों से जुड़ते हैं। कई लोगों का कहना है कि कॉलेज में सेक्स और ड्रग्स का रैकेट चलता है और इस नेक्सस में 2 इंटर्न्स के साथ प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष भी हैवली इवॉल्व्ड है। जब लेडी डॉक्टर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और प्रिंसिपल एंड एचओडी को भी इन्फॉर्म किया। जब किसी ने नहीं सुना तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्सपोज करने की वार्निंग भी दी, लेकिन उन्हें धमकाने के लिए सबसे पहले उनकी स्कूटी को तोड़ा गया और फिर उस रात एक प्लान टॉर्चर की साजिश रची गई जिसके बारे में प्रिंसिपल को पहले से ही पता था, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। अब आपके सामने एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट है जिसमें इस कंस्पिरेशन को लेकर बात हो रही है और इसमें 2 हाउस स्टाफ और एक इंटर्न की बात हो रही है जो यह रैकेट चेस डिपार्टमेंट में चला रहे हैं। आरजीकर कॉलेज का इतिहास रात के अंधेरे से भी ज्यादा गहरा है। 1999, 2001,
2003, 2006, 2012, 2015 जब भी किसी स्टूडेंट ने कॉलेज में चल रहे सेक्स एंड वीडियो टेप रैकेट को एक्सपोज करने की कोशिश की तो उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया और उनकी मौत को बड़ी सफाई से खुदकुशी का नाम दे दिया गया। उन्हीं इतिहास के पन्नों से एक केस है सौमित्र विश्वास का। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस न्यूज को देखिए जो साल 2001 के इस केस से जुड़ी है और यह बेहद शॉकिंग है। अकॉर्डिंग टू दिस, आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलता था। पन फिल्म्स का शूट मेनली वीकेंड्स में होता था, जिसमें सेक्स वर्कर्स को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के ललित मेमोरियल बॉयज हॉस्टल में बुलाया जाता था और जब कभी प्रोस्टिट्यूट का इंतजाम नहीं हो पाता था तो हॉस्पिटल में डिसेक्शन के लिए आई बॉडीज का इस्तेमाल किया जाता था। कॉलेज में सभी को इस बारे में पता था, लेकिन सिर्फ सौमित्र विश्वास ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। नतीजा कुछ वैसा ही हुआ जैसा आज हम देख रहे हैं। 25 अगस्त 2001 को सौमित्र अपने रूम में डेड पाए गए और पुलिस ने बड़ी सफाई से इसे खुदकुशी बता मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज इस केस को 23 साल बीत चुके हैं और सुमित्रा की मां सविता अभी भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है। मधुसूदन 1999, सौमित्र विश्वास अगस्त 2001, अर्जन दत्ता और प्रवीण गुप्ता फरवरी 2003। यह सभी केस आर.जी. कर कॉलेज से जुड़े हैं। एक्चुअली में यह कॉलेज नहीं, षड्यंत्र का पूरा मायाजाल है। सवाल यह आता है कि क्या 23 साल से भी ज्यादा वक्त से यह रैकेट कॉलेज में चल रहा है? यह सवाल मेरा सिलेक्टिव वोक लोगों से है कि डॉक्टर तिलोत्तमा कोई छोटे कपड़ों में नहीं थी, वो तो सफेद कोट में थी। सुमसाम सड़कों पर नहीं, बल्कि अपनी वर्क प्लेस पर थी। वो कोई पार्टी करके नहीं लौट रही थी, बल्कि 36 घंटे की ड्यूटी करके वापस आई थी। कहाँ गए वो शोर मचाने वाले लोग जो बेवजह बातों को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन जब सच में आवाज उठानी होती है तो उनकी जुबान तक नहीं हिलती? किसी ने सही कहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। नारे में बेटी पढ़ तो रही है, लेकिन बच नहीं रही है।